और ऋग्वेद शुरुआत में आपको मैंने बताया था, ऋग्वेद जो थे, वेद जो थे, वो मेनली 4 टाइप के थे, 4 प्रकार के वेद थे। और जो 4 प्रकार के वेद है उनमें भी सबसे पुराना जो था वो था ऋग्वेद। तो आपको मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, दिखाई नहीं दे तो बोल के बता देना, नो प्रॉब्लम। लेकिन जहाँ डाउट हो आप उसको नोट कर लिया करो, जैसे पढ़ाते हुए ना आपको कोई चीज परेशानी हो उसको नोट कर लो कि चलो लास्ट में पूछेंगे सर से। और ऐसा है, ये मैं गारंटी से कहता हूँ, आपके में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होगी उनको मैं नहीं रखूंगा, हम वहाँ क्लियर करेंगे। इतना आप भरोसा रखिए अपने टीचर के ऊपर। ठीक है, यहाँ से हम इसको शुरू कर देते हैं। 1 मिनट, एक बार स्टार्ट कर दूँ इसको मैं, उसके बाद यहाँ हम पहले देखो, ये चैप्टर किसी के हो सकता है, किसी बुक में ये 4th चैप्टर है, किसी के बुक में ये 5th चैप्टर है, नो प्रॉब्लम, ये इशू नहीं है। चैप्टर नंबर 2 और 3 सिमिलर चैप्टर है जो मैंने आपको पढ़ाया था। ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज एक वाला ये था, और एक था एक अर्लीस्ट सिटी, वो वाला था जिसमें आपने हड़प्पा के बारे में देखा था, हड़प्पा के बारे में सीखा था, वो वाला था। अब देखो यहाँ से हम इसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ हमने बुक्स के बारे में चर्चा की थी, डिस्कस किया था। उसके बाद में हम देखेंगे कि ऋग्वेद के बारे में हमने डिस्कस किया था, फिर सर वेदों के स्क्रीन बारे में हम शेयर लोगों ने नहीं कैसे हुआ। सीखा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? यस यस सर। सर। अच्छा, नो सर, नहीं हो रही। सर नहीं हो कोई बात रही है। नहीं बेटा, चलो करते हैं। ये किसी ने छेड़ दिया बीच में, कोई बात नहीं, अभी करते हैं। आप बीच में मोबाइल को बेटा रख के है ना एक जगह रख दिया करो, उससे क्या है, जैसे आपका ऐसे हाथ टच हो जाता है उससे तो स्क्रीन शेयर नहीं हो पाती। देखो ये कर दिया ना किसी ने गड़बड़, अब देखो हो ही नहीं रही है, ये प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, फिर क्लास पूरी ढंग से नहीं हो पाती है ना अपनी। देखो अभी कोशिश करता हूँ, अब देखो आप स्क्रीन शेयर हो जाएगी। अब बताओ, हो रही है बेटा सबको? पीपीटी दिखाई दे रही है नो ना सभी सर। को? नो नो सर। सर। नो सर। सर नहीं दिखाई दे रहा। क्या हो रहा है? रुको बेटा ना, अभी हम सॉरी बेटा, कोई नेटवर्क एरर आ गया है, इस वजह से मैं लेफ्ट हो गया था अभी, है ना। अभी देख के बताना मुझे, स्क्रीन शेयर हो रही है।
सर अब हो रही सर है। हो गई। सर अब हो रही यस है। सर, यस सर, सर हो गई। होने लग गई। हो गई। यस सर। अब देखो, आपको पीपीटी दिखाई दे रही है बेटा सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। देखो, ये हमने देखा था, सबने आपने देखा होगा पहले भी, देयर आर फोर वेदास। उसके बाद में नेक्स्ट हमने ये एक स्क्रिप्ट देखी थी। उसके बाद में हमने उपनिषदों के बारे में बात की थी। आफ्टर दैट हमने सुखसास के बारे में बात की थी, विश्वामित्र और दो नदियों के बीच में, व्यास और सतलुज के बीच में। आफ्टर दैट हमने अब वेदास की बात की थी। वेदों का मतलब नॉलेज है, मैंने आपको संस्कृत में भी बताया था। ओल्डेस्ट टेक्स्ट है हिंदुज्म का। और एंशियंट इंडो आर्य जो कल्चर है, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, जो भारतीय महाद्वीप है, उसमें इसको बड़ी पवित्र पुस्तक माना जाता है। और ये अधिक संस्कृत में लिखी हुई है, आज से लगभग 1500, ऐसा कहते हैं 1500 और 500 बीसीई। और बीसीई, एसी, एडी, बीसी और एडी मैंने आपको बताया था, जो क्रिश्चियन एरा जो वहां से बनता है, जिसको हमने फिर आगे श्रुति के बारे में हमने डिस्कस किया, स्मृति के बारे में हमने डिस्कस किया। स्मृति के दो पार्ट हमने देखे, जैसे यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ एक बार। जैसे ये आपने देखो, ये स्मृति के बारे में डिस्कस किया आपने। उसके बाद में स्मृति में आपने जैसे महाभारत और किस किस के बारे में डिस्कस किया था आपने, रामायण के बारे में, है ना। उसके बाद में हमने पुराणों के बारे में डिस्कस किया। हाँ, बोलो मत, बीच में बोलो मत, बीच में बोलोगे क्योंकि मैंने वो ब्लूटूथ लगा रखा है ना, तो सीधा आवाज गूंजती है आपकी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा। अब हम इससे आगे नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। समरी अपन ने देख ली थी। उसके बाद में अब यहाँ हम यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे एक बार, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ऋग्वेद के बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। देर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या दे रखा है, बहुत सारे वो हैं, क्या कहेंगे उनको, ऐसे सूत्र है, सुक्कीज है, जो हमें ऋग्वेद में देखने को मिलती है। जो कैटल्स के, देखो यहाँ आप देख सकते हैं, कैटल्स, चिल्ड्रन, सन और हॉर्सेस, इनके आधार पे सुक्तियां लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद में बैटल्स, जो युद्ध हुए हैं, युद्धों के बारे में बताया गया है ऋग्वेद में। बैटल्स वर फोर्ट टू द कैप्चर लैंड। जो बैटल्स थे वो लैंड कैप्चरिंग में, जमीन को और मवेशियों को। आप ये बात को ध्यान रखिएगा, जो ऋग्वेद का टाइम था, जो वैदिक पीरियड था ना, तो वैदिक पीरियड में क्या था, ज्यादातर जो युद्ध होते थे उसका मेन रीजन जो था वो केवल दो ही था। पहला रीजन क्या था, पहला रीजन था वो जमीन का हिस्सा लेने के लिए युद्ध करते थे। दूसरा था कैटल्स का। अब आप कहेंगे सर कैटल्स का क्या किया करते थे। देखो, जिस समय ऋग्वेद की हम बात कर रहे हैं, ऋग्वेद में किसी को, कोई धनवान है और कोई गरीब है, तो उसका जो क्राइटेरिया था ये जानने का, तो जिसके पास जितने ज्यादा कैटल्स होते थे वो धनवान होता था, और जिसके पास जितने कम कैटल्स होते थे वो उतना ही गरीब होता था। जैसे मान लो दो आदमी हैं, एक के पास जैसे 4 गायें हैं और एक के पास एक ही गाय है, तो धनवान 4 गायों वाला होता था, और जिसके पास एक ही कैटल है वो गरीब माना जाता था। इसकी तुलना में अगर इसकी दोनों की तुलना करें तो आप ये इस बात से समझिए, वैदिक पीरियड में जो क्राइटेरिया था लोगों की लाइफ स्टाइल का, वो केवल जमीन से नहीं था, वो मोस्टली कैटल्स को लेकर के था। और ज्यादातर जो युद्ध होते थे उसमें मोस्टली मैन टू पार्ट इन दिस वॉर, यानी केवल जो आदमी होते थे केवल वही इसमें पार्ट लेते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीपल्स की। लोग कैसे थे वैदिक पीरियड में। देयर आर 2 ग्रुप,
हु आर डिस्क्राइब्ड, ये पहले आपको डिस्क्राइब कर दिया गया है। कौन कौन से थे? एक तो थे ब्राह्मण या पुजारी, प्रीस्ट और ब्राह्मण, और दूसरे थे राजा। दो प्रकार के उस समय मेनली लोग थे जो काम के हिसाब से जाने जाते थे। प्रीस्ट और ब्राह्मण क्या किया करते थे? वो पूजा करते थे, प्रेयर्स करते थे और यज्ञ किया करते थे। इनका काम ये था, और शिक्षा देने का काम, तीनों काम ये ब्राह्मण लोग किया करते थे। राजा क्या करता था? दे डिड नॉट हैव कैपिटल। अब सबसे पहली बात तो ये है कि राजा के पास ना तो कोई कैपिटल सिटी थी, जैसे बाद के समय में आप देखोगे तो राजा के पास एक प्रॉपर प्लेस होता था जहां से वो रूल किया करता था, तो ऐसा नहीं था वहां पे। वैदिक पीरियड में राजा की कोई राजधानी नहीं हुआ करती थी, जैसे आम लोग रहते थे वैसे राजा भी रहा करता था। किसी एक आदमी को अपना मुखिया बना दिया जाता था कि तुम हमारे इस पूरे कुनबे के, इस पूरे फैमिली के, इस ग्रुप के तुम राजा हो। ना उसके पास कोई महल होता था और ना ही उसके पास कोई सेना होती थी। तो आप इस बात को समझिएगा। तो वैदिक पीरियड का शुरुआत में, स्टार्टिंग टाइम में, राजा के पास में कोई आर्मी नहीं थी, राजा के पास में कोई महल नहीं था, और राजा के पास में कोई कैपिटल सिटी भी नहीं थी। आफ्टर दैट अब कम्युनिटी की बात करते हैं। देखो कम्युनिटी यहाँ से देखिए, कम्युनिटी इज डिस्क्राइब्ड एज जना। जो साधारण लोग होते थे उनको बोला जाता था जना। जैसे कोई गांव है, इस गांव में जो लोग रहते हैं, ये कोई लोग रहते हैं, तो इस पूरे समुदाय को, इस पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता था? इस पूरे ग्रुप को कहा जाता था जना। और दूसरा इसका नाम था वेश। ये पिछली बार भी मैंने बताया था आपको। ये जो विश वर्ड है ये बना है वैश्य से, और वैश्य एक जनजाति है, या जाति भी, सॉरी जनजाति नहीं, जाति है। चार प्रकार की जातियां हैं। सबसे जो श्रेष्ठ जाति मानी जाती थी वैदिक टाइम में वो ब्राह्मण थे। आप इस डायग्राम से समझना। उसके बाद में ब्राह्मणों से जो नीची जो जाति मानी जाती थी वो क्षत्रियों की मानी जाती थी। फिर क्षत्रियों से जो नीची जाति थी वो मानी जाती थी वैश्यों की, और वैश्य से सबसे निचले स्तर पे मानी जाती थी शूद्रों की। देखो सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की मानी जाती, उसके बाद में क्षत्रियों की मानी जाती, उसके बाद में वैश्यों की, और उसके बाद में शूद्रों की। ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ करना, शिक्षा देना, दान लेना, ये ब्राह्मण का काम था। कोई भी पवित्र काम होते थे तो ब्राह्मण संपन्न किया करता था। दूसरा क्षत्रिय क्या करता था? क्षत्रिय इन तीनों की, बाकी के जो तीन थे इनकी रक्षा किया करता था क्षत्रिय। तो राजा, राज्य का करने का काम किसका था? क्षत्रिय का। फिर उसके बाद वैश्य का क्या काम था? वैश्य का काम था ये व्यापार करता था, कोई भी चीज लेके खरीद के और इन लोगों को प्रोवाइड करवाता था, आपस में चीजों का आदान प्रदान होता था। तो ये आपस में विनिमय व्यापार करते थे, एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु ले लेना। उस समय मुद्रा का ऐसा प्रचलन भी नहीं था शुरुआत में, बाद में धीरे धीरे मुद्रा का भी प्रचलन हुआ। फिर तो सबसे लास्ट में है, जैसे आपने डायग्राम देखा, सबसे पहले ऊपर ब्राह्मण देखा, फिर क्षत्रिय देखा, फिर वैश्य देखा, फिर शूद्र देखा। ये एक डायग्राम बनाया हमने। तो शूद्र का क्या काम होता है? शूद्र इसकी इसकी और इसकी, इनकी सेवा किया करता था। इसका काम था इन लोगों की सर्विस करना, इनकी जो भी काम होता था इनका, उनके पालन करता था, वो था शूद्र। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें अब विश्व। तो यहाँ से वापस से देखेंगे, विश्व और जना आर मेंशन्ड बाय नेम, पुरुजना, भरत, विश्व, इटीसी। यानी जो उस समय विश्व होती थी या वो जन होते थे तो ऐसे नाम हुआ करते थे, जैसे पुरुजन, भारत जन, या भारत विश्व, पुरु विश्व, या भारत जन, पुरु। आपस में ऐसे मान के चलो, जन या विश्व एक ही बात है, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल दिखाया गया यहाँ, पुरुजना, भारत विश्व। दे हाइमन्स। अब जो ऋग्वेद में जो हाइमन्स थे, हाइमन्स यानी वेल सेड, जो भी अच्छी बातें कही गई थी उनको हाइमन्स कहा गया। हाइमन्स कंपोज्ड बाय द पीपल आर्याज। जो हाइमन्स लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? वो आर्याज के द्वारा लिखी गई थी, और आर्य एक बहुत अच्छी जाति मानी जाती थी। देयर अपोनेंट्स वर दासास। अब दो प्रकार के हो गए, एक तरफ तो आर्य हो गए, दूसरी तरफ दासाज हो गए। दासाज मतलब होता है दस्यु, जिनको हमने पिछली क्लास में भी देखा था, ये स्लेव्स होते थे, दास होते थे, और ये एक श्रेष्ठ जाति मानी जाती थी। आर्य शब्द जो है वो किसी गुण का सूचक है।
that Arya words is a sign of एक क्वालिटेटिव पर्सन। जो आर्य हैं वो एक श्रेष्ठ जाति के लोग माने जाते हैं। 1 मिनट रुकना बेटा। अब अपनी बुक में देखो, एक बार चेक करो, देखे और कौन कौन से जन या मत्स्य जन या कौन कौन से जनों के बारे में कहा गया है। देखो एक बार चेक करो और उनको अंडरलाइन कर लो। बोलना नहीं है, केवल अंडरलाइन करना है अगर आपको मिलते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब पढ़ेंगे हम ब्यूरियल्स के बारे में। अब ब्यूरियल्स क्या होती हैं, आप यहाँ पे एक ये देखो, ये आप एक ब्यूरियल देख रहे हैं। ब्यूरियल का मतलब होता है कब्र, जहां पर किसी आदमी को मरने के बाद में उसमें दफना दिया जाता है। ये उस आदमी की कब्र है। ये आप यहाँ से ऐसे उसको समझ सकते हैं, ये किसी आदमी की कब्र है जो इसको यहाँ इसमें मरने के बाद में इसको सुला दिया जाता था। और ऐसा उस समय क्यों होता था, कब्र क्यों बनाई जाती थी? पहले तो आप इस कब्र की बनावट देखो। कब्र एक चौकोर एक गड्ढा बना दिया जाता था, जिसके चारों तरफ पत्थर की छोटी छोटी दीवारें बना देते थे, छोटी दीवारें। तो उसको चारों तरफ पत्थर से कवर कर दिया जाता, जैसा आप इसमें देख रहे हैं, चारों तरफ पत्थर से कवर कर दिया गया है। और फिर इसके पास में बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते हैं ताकि कोई जानवर यहाँ नहीं आ पाए। इसकी सुरक्षा करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये यहाँ ये पत्थर, बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए हैं। दूसरा एक आपको यहाँ और दिख रहा होगा, देखो ये वाला, देखो ये भी एक ब्यूरियल है। इसके नीचे जो आपने पिछले बार अभी जो ये जो पिक्चर है, ये वाली पिक्चर है, इसी पिक्चर को मैं बनाता हूँ। देखो इसको मैं ब्यूरियल बना देता हूँ अब पूरा बड़ा वाला। ये एक बहुत बड़ा पत्थर, ये ब्यूरियल है। और इधर भी एक बहुत बड़ा पत्थर लगा दिया गया है और इसको एक बहुत बड़े पत्थर से इस तरह से ढक दिया गया है। अब देखो, अब समझ गए होंगे। ये देखो, ये एक बहुत बड़े पत्थर से इसको ढक दिया गया है। इधर भी एक ये बहुत बड़ा पत्थर है, आप यहाँ देख सकते हैं। इधर भी ये देखो, 2 बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए हैं इधर। और ये जो बीच में है, ये वाला पार्ट, ये है ब्यूरियल। ये किसी व्यक्ति को अगर ऐसी कोई संरचना बनाते हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं ये संरचना, ये भी इसी तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये यहाँ पे देखो, एक ये है, एक यहाँ ये बनी हुई है, एक यहाँ पे ये बनी हुई है, और क्या पीछे दिख रही है आपको ये वाली, ये भी यहाँ एक ब्यूरियल है। ब्यूरियल का मतलब क्या होता है, मेन चीज ब्यूरियल क्या है ये आप जान चुके हैं। अगर किसी व्यक्ति को ब्यूरिड कर दिया जाए, मरने के बाद में उसको दफना दिया जाए और चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाएं। अब जो बड़े पत्थर हैं उनको बोला जाता है मेगालिथ्स। मेगालिथ्स का मतलब समझो आप, मेगालिथ्स 2 शब्दों से मिलके बना है। फर्स्ट पार्ट इज मेगा एंड द सेकेंड पार्ट इज लिथ्स। और लिथ्स बना है लिथोस से। जब आपने लिथोस्फीयर आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में, लिथोस्फीयर पार्ट होता है जो अपनी पृथ्वी होती है, पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा होता है, इसको लिथोस्फीयर बोला जाता है। जो ठोस पार्ट होता है, ठोस, और ठोस पार्ट को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो ये इसका मतलब होता है पत्थर, और इसका मतलब होता है बहुत बड़ा। तो मेगालिथ्स का मतलब हो गया बहुत बड़े पत्थर। स्टोन बाउल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स। जो पत्थर के बड़े बड़े खंड हैं, शिलाखंड हैं, उनको बोला जाता है मेगालिथ्स। दीज आर केयरफुली अरेंज्ड बाय द पीपल। और इसको बड़ी सावधानी से व्यवस्थित किया जाता था, सावधानी से अरेंज किया जाता था। एंड यूज टू मार्क ब्यूरियल साइट। इस तरह से व्यवस्थित किया जाता था कि कोई भी देख करके ये कह दे कि ये ब्यूरियल साइट है। देख लो सबकी संरचना, इसकी संरचना, इसकी, इनकी संरचना और इसकी संरचना आपको सेम दिखाई देगी। इनको हम ब्यूरियल्स बोलते हैं। अब ब्यूरियल्स में हमको क्या क्या मिलते हैं, यानी जो भी ब्यूरियल्स है उसमें हमको क्या क्या चीजें मिलती थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उन ब्यूरियल्स की, इन ब्यूरियल्स की जब खुदाई करी, तो उसके अंदर देखो, जैसे ये आदमी था, आपने यहाँ देखा ये आदमी था, इस आदमी के साथ में, इसके साथ जब इसकी खुदाई हुई तो ऐसा का ऐसा रूप हमको देखने को मिला। तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ चीजें यहाँ मिली। अब क्या क्या चीजें थी आप देखते जाइए। ये कॉमन फीचर्स हैं, किसके हैं? ये कॉमन फीचर्स बने हैं ब्यूरियल
प्लेस की। और ब्यूरियल प्लेस के कॉमन फीचर्स में क्या क्या चीजें हैं, फर्स्ट यहाँ पढ़ते जाइए। द डेड वर ब्यूरीड विथ डिस्टिंक्टिव पॉट्स। जो मृत व्यक्ति होता था उसके साथ में ये चीजें भी दफना दी जाती थी उसी के साथ। यानी ये तो हो सकता है ये लोग पुनर्जन्म पे भरोसा करते थे, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि शायद ये जो चीजें इसके साथ मिली है वो शायद इसकी बहुत प्रिय वस्तुएं होंगी। दूसरा ये हो सकता है। तीसरा ये भी हो सकता है कि शायद इनके कोई कस्टम्स होंगे, कोई मान्यताएं होंगी कि हम ये कह सकते हैं कि इनके कोई ऐसे मान्यता होगी कि मृत व्यक्ति के साथ में ये चीजें भी जाना जरूरी है। और वो मान्यता किससे जुड़ी हुई है, वो पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है कि शायद इनका वापस से जन्म होता है। अब क्या क्या मिली है, जैसे कुछ अलंकृत आभूषण, अलंकृत बर्तन मिले हैं, जो आप देखो यहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार के बर्तन उस दफनाए गए जगह पे मिले हैं। विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वियर। इसको आप नोट कर लीजिए, BRW लिख लीजिए आप कहीं, BRW। जो पोर्ट्स होते थे पुराने समय में, उन पोर्ट्स का एक नाम है ये BRW। और BRW का फुल फॉर्म होता है ब्लैक एंड रेड वेयर। यानी ब्लैक यानी काले और रेड यानी लाल, लाल काले बर्तन। समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे बर्तन जो लाल, देखो ये वाला जो बर्तन है इसका कलर आपको लाल की तरह दिखाई देगा, और इसके ऊपर जो पेंटिंग्स बनी है वो लाल और काली, उन दोनों को मिला करके ये पेंटिंग्स बनाई है, ड्राइंग की गई है इसके ऊपर। तो आप ये जान सकते हैं कि क्यों हमने इसको BRW कहा है। BRW टाइप के जो भी पोर्ट्स होते हैं उनकी संरचना इस प्रकार की होती है, इनका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। ये बात समझें। इसके अलावा स्केल्टन्स, स्केल्टन्स का मतलब होते हैं खोपड़ियां। यानी किसी जानवर की खोपड़ी मिली है, या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जैसे उस समय जैसे वो बहुत बड़ा है, शरीर बहुत बड़ा है, लेकिन उसके पास में छोटे छोटे कंकाल मिले हैं, या ऐसे जानवर, या ऐसा आइडिया लगाया गया कि शायद ये इसका कोई पालतू जानवर, कोई पालतू पशु रहा होगा, तो इसके साथ इसको भी दफन कर दिया गया। हॉर्सेज, घोड़ों के अवशेष वहां मिले हैं। ऑर्नामेंट्स, आभूषण मिले हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाले, ये ऑर्नामेंट्स मिले हैं। उसके अलावा आयरन टूल्स, लोहे के उपकरण मिले हैं, जो उसके साथ में दफना दिए जाते थे ये। और इसके साथ टेराकोटा, आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, टेराकोटा हमने जब हड़प्पा पढ़ा था तो उसमें टेराकोटा क्या है, टेराकोटा एक मिट्टी का ही प्रकार है, और ये आपको हड़प्पा में देखने को मिला है। ये भी ब्यूरियल्स में देखने को मिलते थे। नेक्स्ट देखो, इसमें ब्यूरियल्स क्या होती हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, असली मीनिंग क्या होता है। पहले तो मैंने आपको एक पिक्चर सिखाई है कि ब्यूरियल्स ऐसे होते हैं और इस तरह की चीजें मिलती है। आप यहाँ पे एक ब्यूरियल का पिक्चर देख सकते हैं जो वास्तविकता में ही मिला है। यहाँ आप एक व्यक्ति का कंकाल देख सकते हैं, उसको दफनाया गया था। एक छोटा कंकाल भी दिख रहा है आपको। ये यहाँ कुछ बर्तन मिले हैं, ये यहाँ वो पोर्ट्स मिले हैं जो हम बात कर रहे थे, BRW, जो हम बात BRW ये वहां मिले हैं हमको, ये आप समझे होंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं ब्यूरियल्स का मतलब क्या होता है और किससे रिलेटेड है। तो पहला देखिए, ब्यूरियल्स ऑफ वुमेन एंड इन्फेंट, हड़प्पा। ब्यूरियल्स का मीनिंग, एक तरह से हम ये आपको जो दिख रहा है, ये किसी महिला का ब्यूरियल है, ये उसकी कब्र है। साथ में इन्फेंट, उसका बच्चा भी है, जो हमको कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिली हुई एक ब्यूरियल है ये। दिस ब्यूरियल वाज डिस्टर्ब्ड इन एंटिक्विटी, पॉसिबली बाई एंशिएंट हड़प्पा ग्रेव रोबर्स। ये जो ब्यूरियल मिली है ये क्षतिग्रस्त हालत में मिली है, टूटी फूटी हालत में मिली है। ऐसा लगता है शायद विजेता जो लूटने वाले थे उन्होंने इसको लूटा हो और इसको मारा हो, ऐसा उन्होंने एक आइडिया लगा। नेक्स्ट देखो, बिसाइड्स द फैक्ट दैट द बॉडी इन फ्लिप्ड एंड द पोट्री डिस्टर्ब। ऐसा लगता है ऐसी हालत में देख करके
कि इसकी जो बॉडी है, शरीर है, उसको देख करके और इन बर्तनों को देख करके कि कुछ ना कुछ डिस्टर्ब किया गया है, यानी छेड़ा गया है। कैसे कि किसी लूटने वाले ने इस कब्र को खोदा होगा, इसमें से जो आभूषण है वो गायब मिले। इसमें जैसे इसका जो शरीर है, इसके हिसाब से आइडिया लगाया गया कि ये किसी महिला का शरीर है जो हड़प्पा में खुदाई में मिला। बर्तन भी पूरे उस प्रकार से नहीं मिले जिस जैसे होने चाहिए थे, जैसा वो लोग उसको ब्यूरिट करते थे, ऐसा नहीं मिला। कैसे, क्यों कह रहे हैं हम ये बात? क्योंकि द लेफ्ट आर्म ऑफ द वुमेन इज ब्रोकन। देखो आप यहाँ देख सकते हो, ये जो लेफ्ट आर्म है इस महिला का, वो टूटा हुआ है। अगर मान लो सामान्य मौत हुई होती इसकी महिला की, तो इसका शरीर पूरा सुरक्षित मिलता, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके साथ में छेड़छाड़ हुई है। एंड शेल बैंगल्स दैट वुड नॉर्मली बी राउंड ऑन द लेफ्ट आर्म आर मिसिंग। और ऐसा भी ये भी उनको ऐसा लगा कि जो बैंगल्स होते थे, बैंगल्स मतलब जो चूड़ियां वगैरह नहीं होती है, चूड़ियां भी जैसे पूरी तरह से सुरक्षित नहीं मिली, या किसी ने लूटने की कोशिश की हो, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां वहां पे हुई हो कि कोई आक्रमण हुआ हो उस जगह पे, इस वजह से ये क्षतिग्रस्त हालत में मिली हो। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे, द इन्फेंट वाज buried इन ए स्मॉल पिट beneath द लेग्स ऑफ द मदर। और ये जो बच्चा मिला है, जो शिशु मिला है, ये शिशु मिला है दोनों, जैसे ये महिला है, महिला के पैरों के नीचे की तरफ ये मिला है। ऐसा लगा है जैसे माँ के साथ ही पहले इसको दफनाया गया हो, फिर ऊपर से माँ को दफनाया गया हो। यानी बच्चा छोटा था, दोनों को एक साथ ही जैसे लूटा गया हो, रोबरी की गई हो। अब हमें देखना है उस समय में, जब हम ये ब्यूरीज का या फिर हड़प्पा के बाद के समय की बात कर रहे हैं, तो उनका सामाजिक डिफरेंस, सोशल डिफरेंस, या उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये हमें देखना है। सोशल डिफरेंस, सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक भेदभाव इन ब्रह्मगिरी, ये कर्नाटक की एक जगह है ब्रह्मगिरी। आप मैप में भी देख सकते हैं। वन स्केल्टन वाज फाउंड, एक कंकाल मिला है। स्केल्टन का मतलब होता है कंकाल। एक कंकाल मिला है ब्रह्मगिरी में, जो कर्नाटक में है, विद 33 ओल्ड बीड्स। 30 बीड्स का मतलब होता है मनके, जो माला नहीं होती है, माला में जो मनके दिए होते हैं, लगभग 33 ओल्ड बीड्स, 33 या 33 बीड्स मिले हैं। साथ में 2 स्टोन बीड्स, 2 पत्थर के मिले हैं। उसके अलावा 4 बैंगल्स, 4 चूड़ियां मिली हैं। देखो क्या क्या चीजें मिली है। 33 तो क्या मिले हैं, बीड्स मिले हैं, जो मिट्टी के या पत्थर के मन के होते हैं। उसके साथ में ही 2 पत्थर के मन के मिले हैं। उसके साथ ही 4 कॉपर यानी तांबे की चूड़ियां मिली हैं। नेक्स्ट देखो इसी में, अदर स्केल्टन्स आर नॉट हैविंग एनी ऑर्नामेंट्स। केवल एक में ही ये सब चीजें मिली हैं, बाकी में ऑर्नामेंट्स गायब मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले ही नहीं है। और ये शो करता है, दिस शो सोशल स्टेटस, सम मेगालिथ्स कंटेंट्स मोर देन 1 स्केल्टन। और ये एक ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्केल्टन मिले हैं जो ये शो करता है लोगों के सामाजिक स्तर। यानी अगर देखो किसी के आभूषण मिले हैं, तो हम क्या, जैसे आपको कोई ऐसी महिला का शव मिले जो सोने चांदी के आभूषण पहन के रहती है, तो आप क्या कहेंगे, ये महिला कैसी है, रिच महिला है। और एक महिला का शव मिला या दफनाया गया, वो कब्र मिली, वहां पे उसके पास में कोई ऑर्नामेंट है ही नहीं, केवल बर्तन मिले हैं, तो आप क्या कहेंगे, तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहेगा कि ये कोई गरीब घर की महिला है। तो सोशल डिफरेंस पता चल गया हमको। अगर वहां भी सोशल डिफरेंस नहीं होता तो हमें पता कैसे चलता, हमें पता चला जब हमने खुदाई की ब्रह्मगिरी में, तो हमें यहाँ मिला एक आध तो है, केवल एक बता रहे हैं, एक तो ऐसी मिली है, ऐसा कंकाल मिला है जिसमें इतने सारे आभूषण हैं। ये आभूषण है उस समय के, पत्थरों के, है ना, और मनके जो बनते थे मिट्टी के, टेराकोटा के, ये सब जो चीजें मिलती थी, सीप, सील, ये सब केवल एक कब्र से मिली है। बाकी की कब्र में कोई आभूषण नहीं है।
अगर कोई आभूषण नहीं है इसका मतलब वहां भी सोशल स्टेटस में डिफरेंसेस थे। स्टोन सर्कल्स और बाउल्डर्स सर्व्ड एज साइन पोस्ट टू फाइंड द ब्यूरियल साइट। अब ये जो बोल्डर्स थे जो आपने यहाँ देखे थे, ये वाले जो आपने बोल्डर्स देखे, ये वाले ये संकेत थे किसी की कब्र को ढूंढने के। ये ऐसा नहीं है कि एक तो पर्पस क्या है इनका, एक पर्पस तो ये है कि इसकी सुरक्षा होती थी, कोई भी खोज नहीं सकता था, कोई भी जानवर नहीं जा सकता था। और दूसरा इसका क्या था, एक संकेत था कि यहाँ पे किसी को दफनाया गया है। ये आर्कियोलॉजिस्ट का एक स्टाइल होता है चीजों को देखने का। अब यहाँ पे हमको कई फैमिलीज की कब्र भी मिली है। अब कैसे पता चला कि फैमिलीज की है, तो पढ़िए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। सम ब्यूरियल चैम्बर्स हैव मोर देन वन स्केलेटन। कुछ ऐसी ब्यूरियल साइट है, जैसे मान लो ये बनी हुई है ना, ये इस तरह से बनी है, इस तरह से बनी है, और इसी में बहुत सारे बने हुए हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे, ये इतने सारे एक साथ बने हैं। ये नॉर्मल सा एक कॉमन सेंस की बात है हमारी कि शायद ये कोई ना कोई एक परिवार से रिलेटेड होंगे, या कोई ना कोई एक गांव से रिलेटेड होंगे, या कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे जो एक ग्रुप में रहते होंगे। तो ये पता उससे चला है हमको। वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। सम ब्यूरियल चैम्बर हैव मोर देन वन स्केलेटन। कुछ ऐसी ब्यूरियल साइट है जहां एक से ज्यादा कंकाल मिले हैं। प्रोबेबली मीनिंग दैट वन चैम्बर वाज यूज्ड फॉर मेनी मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। कई बार ये भी हुआ है, जैसे यहाँ पे जैसे एक ये दे रखा है, मान लो ये वाला देखो, इसमें देखो अगर मान लो एक ही चैम्बर है, ये एक ही चैम्बर है, लेकिन इसमें कई कंकाल मिल गए। इसका मतलब ये एक ही परिवार के हिस्से, एक ही परिवार के लोगों को एक ही जगह पे दफनाया गया था। ये इससे हमको ये आइडिया मिलता है कि उस समय लोग परिवारों में रहते थे। ए होल इन द वॉल अलाउड टू द चैम्बर टू बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। अब यहाँ जब आप ब्यूरियल साइट देखोगे, देखो ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा खुला है, बाकी तो तीनों तरफ से बंद है। कोई भी साइड देख लो, एक तरफ से खुला है, तीनों साइड से बंद है। यानी ये वो रास्ता है जहां से वो इसका इस्तेमाल कर सकते थे। द ब्यूरियल साइट्स वर मार्क्ड बाय स्टोन्स। और ये भी आपने देख लिया, पत्थर संकेत होते थे कि ये कोई ब्यूरियल साइट है। नेक्स्ट देखो, इनाम गांव की एक स्पेशल ब्यूरियल साइट के बारे में पढ़ेंगे। इनाम गांव है महाराष्ट्र में। एक मिनट। इनाम गांव एक महाराष्ट्र में एक जगह है जहां पे भी हमको एक ब्यूरियल की साइट मिली है। और इसमें क्या क्या स्पेशलिटी है ये पढ़ेंगे। इट इज ए साइट ऑन द रिवर। एक रिवर है जो भीमा नदी की सहायक नदी है। एक भीमा नदी है महाराष्ट्र में, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है घोड़। ये जो घोड़ रिवर है, इसके किनारे पे बसा हुआ है इनाम गांव। तो समझे इस बात को। इट इज ए साइट ऑन द रिवर घोड़, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर भीमा। भीमा एक बड़ी नदी है और उसकी एक छोटी सहायक नदी है जिसका नाम है घोड़। उस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। Here adults were buried in the ground. Something buried were within the houses. अब यहाँ दो चीजें देखने को मिली। पहली चीज, एडल्ट्स को ग्राउंड में दफनाया गया है। एडल्ट्स का मतलब जो छोटी उम्र के बच्चे थे, यानी ना तो छोटे बच्चे थे ना ही वो पुरुष थे। बीच की जो साइज होती है, बीच की जो एज होती है, जैसे आज के टाइम में एडल्ट हम कहते हैं जो 18 वर्ष से कम होते हैं, 12 वर्ष से बड़े होते हैं। तो 12 वर्ष से बड़े और 18 वर्ष तक के कम जो बच्चे थे, उनको तो ग्राउंड में दफनाया गया है, मैदान में दफनाया गया है। और कुछ लोगों को घरों के साथ दफनाया गया है, घरों के अंदर दफनाया गया है। वेसल्स विद फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद इन द डेड। अब क्या किया गया है, वेसल्स का मतलब है ये एक तरह से पोट होते हैं, इस तरह के ऐसे ऐसे बर्तन बने होते हैं। ऐसे बर्तनों में भोजन रखा गया है और कुछ पानी के बर्तन, जैसे गिलास की तरह कुछ पानी के बर्तन रखे गए हैं इनकी कब्रों के साथ में। वन ब्यूरियल वेसल्स विद 4 legged clay jar was found in the courtyard of a 5-roomed house.
अब यहाँ पे एक 5 कमरों का बना हुआ मकान है, जैसे ये मकान बना हुआ है और मैं इसमें 5 कमरे बनाता हूँ। ये इस तरह से कमरे बनाते हैं, हम रूम्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये 4 रूम बन चुके हैं, एक रूम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और 5वां मैंने यह बना दिया। एक 5 रूम का एक मकान है, उस मकान के बीचों बीच एक कब्र मिली है और उस कब्र में क्या मिला है कि एक ऐसा बर्तन मिला है जिसके 4 लेग्ड यानी चारों तरफ से क्ले किया गया हो। क्ले का मतलब होता है परत चढ़ा करके, जैसे ये बर्तन है इसके चारों तरफ परत चढ़ा दी गई, पतली पतली मोटी मोटी सी परत चढ़ा दी गई। एक ऐसा बर्तन कहाँ मिला है? इनाम गांव में एक मकान बना हुआ है 5 कमरों का, वहां मिला है। ये इनाम गांव का मैप है, आप देखिए ये वाला जो पार्ट है वो इनाम गांव है, ये महाराष्ट्र है। आप यहाँ से देखेंगे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये महाराष्ट्र का मैप दिया हुआ है, ये महाराष्ट्र का मैप दिया है, ये वाला महाराष्ट्र, और यहाँ पे ये इनाम गांव है। जब भारत का मैप देखते हैं तो देखो भारत का मैप, ये भारत का मैप है, ये भारत का मैप दिया हुआ है। तो इस भारत के मैप में ये जो बीचों बीच ये जो प्लेस है, ये जो साइट है, ये है इनाम गांव। तो इनाम गांव के बारे में और क्या क्या बातें हैं थोड़ा सा इसको देख लेंगे और अपनी क्लास खत्म करेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा यहाँ से। इनाम गांव इज द पोस्ट हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट इन महाराष्ट्र। अब देखो इसका मतलब समझो, पोस्ट हड़प्पन, एक तो देखो यहां से समझना, एक तो वो पार्ट जहां हमको हड़प्पा की साइट मिली, एक वो पार्ट जो हड़प्पा से पहले के मिले, एक वो पार्ट जो हड़प्पा के बाद में मिले। ये जो पहले मिले इनको कहेंगे प्री हड़प्पन, ये कहेंगे इनको प्री हड़प्पन। ये तो हो गए प्री हड़प्पन, ये हो गया हड़प्पन, हड़प्पा के टाइम में मिले, ये हो गया हड़प्पन, और ये होगा पोस्ट हड़प्पन यानी हड़प्पा के बाद में मिले हुए, ठीक है। ये कहाँ मिले हैं? ऑन द बैंक ऑफ रिवर घोड। ये ऐसी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो महाराष्ट्र में है और पोस्ट हड़प्पन साइट है, हड़प्पा के बाद में मिली है। इसके जो संकेत मिले ये मानते हैं कि हड़प्पा के बाद के हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 3600 टू 2700 ईयर्स एगो, ये आज से लगभग 3600 सालों से पहले के हैं कम से कम। और हड़प्पा जो था, आपने देखा होगा, हड़प्पा जो था वो आज से 5000 साल पहले, 5000 साल पहले था, तो ये पुराना है। फिर उसके बाद में ये है। नेक्स्ट देखो, एक्सकेवेशंस शो दैट द मालवा कल्चर, यानी जो खुदाई प्राप्त हुई है वो उससे हमको पता चलता है कि इनाम गांव की जो संस्कृति है वो मालवा संस्कृति से मेल खाती है। एंड अर्ली एंड लेट जोरवे, ये भी एक कल्चर है, जोरवे कल्चर। एंड ए डेक्कन पैलियोलिथिक कल्चर एग्जिस्टेड देयर एट डिफरेंट टाइम्स। अब आप थोड़ा सा बस इतना सा आप समझिए, इनाम गांव का जो कल्चर है क्या वो हड़प्पा से मेल खाता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, हड़प्पा से मेल नहीं खाता। तो किससे मेल खाता है? तो आप कहेंगे मालवा कल्चर से, जोरवे कल्चर से और डेक्कन कल्चर से, तीनों से, मालवा, जोरवे और डेक्कन। ये जो इसकी खासियत मिली है, इसकी इनाम गांव की जो खासियत मिली है, इनाम गांव की जो खासियत है वो इन तीनों से मेल खाती है। इसलिए ये कहा गया, लोगों ने ये कहा, आर्कियोलॉजिस्ट पर्संस ने ये कहा कि ये तीनों से मेल खाती है। मैनी ब्यूरियल्स वर फाउंड हियर, यहाँ बहुत सारे कब्र मिली है हमें। वेयर, जहां बॉडीज वर लेड आउट स्ट्रेट विद देयर हेड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड विद वेसल्स कंटेनिंग फूड एंड वाटर पुट नियर देम, यानी यहाँ जो ब्यूरियल्स मिली है उनका जो सर था, देखो मैं यहाँ पे एक ब्यूरियल बनाता हूँ, ये एक ब्यूरियल बनी हुई है,
मोस्टली जो ब्यूरियल्स बनी है इनाम गांव की, वो कैसे मिली है? वो इस तरह से मिली है। आप ऐसे देख सकते हैं, वो इस तरह से मिली है हमको, ऐसे मिली है। ये ऊपर की तरफ नॉर्दर्न पार्ट, ये साउदर्न पार्ट। तो इनका जो सर है वो कौन सी दिशा की तरफ रखा गया है? नॉर्दर्न पार्ट की तरफ रखा गया है। और पैर कौन सी दिशा में है? साउदर्न साइड में है। और बाकी जो भी कब्र मिली है वो इसकी जस्ट अपोजिट मिली है। या तो इस तरह से मिली है, यहाँ सर और इधर पैर, या फिर इधर सर या इधर पैर। लेकिन इनाम गांव की इससे बिल्कुल अलग है, सेम नहीं है, सेम नहीं है। ठीक है। और साथ में और क्या क्या मिले हैं? ऐसे वेसल्स मिले हैं। वेसल्स का मतलब वो बर्तन जिसमें वो खाना रखते थे, और पानी के बर्तन मिले हैं। तो ये आपने आज इस चैप्टर को पढ़ा है। और लास्ट में इसको और पढ़ लेते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो भरोसा करते थे दैट मोस्ट पीपल माइट हैव बीन फार्मर। यहाँ के लोग कौन कौन थे? फार्मर थे, है ना। क्योंकि फार्मर कैसे मिले, ये बात का आइडिया कैसे लगा कि वहां के लोग किसान थे? क्योंकि वहां हमको बीज मिले हैं, अंकुरित बीज मिले हैं। जो अंकुरित बीज मतलब होता है जैसे आप चने को भिगो के रख देते हो, कुछ दिनों के बाद में उसमें से वो पौधा निकलना शुरू हो जाता है, ऐसे बीज मिले हैं। अनाज मिला है, कौन कौन से मिले हैं? व्हीट मिले हैं, बार्ले मिले हैं, राइस मिले हैं, पल्सेस मिली हैं, मिलेट्स मिले हैं, पीज मिले हैं, सीसेम मिले हैं। ये सारी फसलें वहां उनके बीज हमको प्राप्त हुए हैं। तो इससे हमको आइडिया लगा कि यहाँ के लोग क्या थे? किसान थे। एंड फ्रूट्स मिले हैं, जैसे बेरी, जिसको हम बेर बोलते हैं ना, वो आंवला, जामुन और डेट्स, ये भी वहां मिले हैं। आज आपको एक लिस्ट बनानी है, आप राइटिंग टास्क में नोट कर लीजिए आपको क्या क्या करना है आज। एक तो राइटिंग टास्क और एक ड्राइंग टास्क। राइटिंग टास्क एंड ड्राइंग टास्क दोनों नोट करना है आपको, राइटिंग टास्क एंड ड्राइंग टास्क। अब राइटिंग टास्क में क्या नोट करना है, पहले तो आप ये लिखिए। आपको इसमें देखो पढ़ना है, पहले आपको ये दिया हुआ है, चैप्टर में भी दिया है और इस पीपीटी में भी दे रखा है कि यहाँ कौन कौन से व्यवसाय करने वाले लोग रहे हैं, कौन कौन सी फसलें मिली हैं, कौन कौन से कैटल्स मिले हैं। तो देखो कैटल्स यहाँ दे रखे हैं, ये लोग बर्ड से परिचित थे। ये बफेलो को पालते थे, गोट्स बकरियों को, शीप, डॉग्स, हॉर्सेज, आसेस, पिग्स, डियर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक्स, एंटलूप, हेयर, मंगूस, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, क्रैब्स एंड फिश एंड फिश। ये सभी चीजें आपको राइटिंग टास्क में नोट करनी है। अब ड्राइंग टास्क नोट करिए। आज आपको क्या करना है? एक तो आपको ब्यूरियल बनानी है, कोई सी भी एक ब्यूरियल बनानी है, इनमें से किसी भी एक ब्यूरियल को बनाना है। साथ में आपको ब्यूरियल्स की ये जो डेफिनेशन दी हुई है, ब्यूरियल्स का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ द ब्यूरियल, ये लिखना है आपको। उसके बाद आपको ब्रह्मगिरी, इंडिया का मैप बना करके ब्रह्मगिरी और इनाम गांव, ब्रह्मगिरी और इनाम गांव दोनों को क्या करना है? लोकेट करना है। और यहाँ बुक में भी आपको मिल जाएगा, ब्रह्मगिरी भी मिल जाएगी, कर्नाटक में है, और इनाम गांव भी मिल जाएगा जो महाराष्ट्र में है। इसके बाद में ये ऑक्यूपेशन है जो मैं अभी बता रहा था, आपको ये करना है, ऑक्यूपेशन में करना है। ये देखो ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या? व्हीट, बार्ले एंड ईटीसी, फल, बेर, आंवला, जामुन, डेट्स, ये सब, और कैटल्स ये रहे। और ऑक्यूपेशन क्या होगा? एग्रीकल्चर, हर्डिंग होगी, पशुपालन भी करते हैं। ये आपका चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। और अब आप कोई बात पूछना चाहें
बेशक, आपका स्वागत है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। सर सर जो Yes. फोटोज आपने अभी दिखाए हो सर वो हमारी बुक में नहीं है। बेटा पीपीटी में है ना। अरे बेटा पीपीटी में है ना। किसमें है? ये पीपीटी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बेटा मैं सर आपको पीपीटी की सेंड कर चुका हूँ ना। क्लासिक स्टडी ग्रुप पे भी है ना? लिंक नहीं मिलेगी आपको, आपको डायरेक्ट पीपीटी मिलेगी जो मैं आपको भेज चुका हूँ। सर आप यस प्लीज एक बेटा, बार मैंने भेज दीजिए ना। भेज दूंगा। सर राइटिंग टास्क में हमको समझ में नहीं आया क्या करना है। सर हमें वो भी सारे मैं लिख करके दूंगा, चिंता मत करो। आपको सबको मैं गूगल क्लासरूम में और व्हाट्सएप में लिख के सेंड करूंगा। ये तो मैंने क्लास में आपको समझाया है बेटा, सर और वो पीपीटी में और बुक में देख करके ही आपको करना होगा, ये आप समझिए। ओके, यस सर। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। समझ में आया बेटा चैप्टर अच्छे से सबको? यस सर। सर अरे वैसे तो आप यस सर। होनहार बच्चे हो, बहुत होनहार बच्चे हो, मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। अब आप ऐसा करो, जिन्होंने प्रेजेंट नहीं किया है प्रेजेंट कर दो और लेफ्ट करते जाओ। जिन्होंने प्रेजेंट नहीं की हो, जिन्होंने कर दी हो वो दोबारा ना करें, जिन्होंने नहीं की हो यस सर। डबल प्रेजेंट मत करना कोई भी। सर हमारा अभी फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट नहीं है तो आप सेंड कर देना। ओके, जल्दी जल्दी प्रेजेंट करो। 15 बच्चे थे प्रेजेंट, 11-12 ही कैसे हुई? सब अपनी प्रेजेंट करके लेफ्ट कर दो। ठीक है, लेफ्ट करते जाओ, जिन्होंने प्रेजेंट की लेफ्ट कर दो बेटा। ओके, लेफ्ट कर दो बेटा, सब लोग लेफ्ट कर दो फिर अब। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर, हैव अ नाइस डे सर। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।